स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सो तुम लोग सब फाइन रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी यहाँ पे फाइन हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर, उसका फर्स्ट यूनिट और थर्ड पार्ट। टेंशन में आ गए इतना सब सुन के? टेंशन मत लो भाई और शांति से सुनो। हम लोगों ने पिछले दो पार्ट्स में जो है लॉ ऑफ डिमांड कवर किया था और उसका स्टार्टिंग बेसिक डिमांड क्या होता है वगैरह वगैरह कवर किया था। क्या लॉ ऑफ डिमांड पता तुम लोगों को? नहीं ना, मुझे पूरी तरीके से नहीं पता। कुछ चीज़ों में ना है फिर भी प्रॉब्लम। अभी वो कौन सी चीज़ें हैं? जैसे ही हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, एक हेड्स और एक टेल्स, वैसे ही यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड की भी दूसरी साइड है। कुछ चीज़ों में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है पर कुछ चीज़ों में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। सर आप इतना बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, शांति से सुनो। पहले तो एग्जाम्पल सुनो, बाकी सब चीज़ें छोड़ो। एग्जाम्पल से तुमको बड़ा मजा आता है। चलो फिर पहला एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मेरे घर में मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, सब जो है मेरे फैमिली मेम्बर्स बाहर गाँव गए हुए। अभी मैं अकेला हूँ तो अभी मुझे टेंशन आएगा। किस बात का टेंशन? सब्जी वगैरह बनाना पड़ेगा, वो सब बनाना पड़ेगा। वो तो ठीक है, मुझे सब्जी खरीदने भी जाना पड़ेगा। अभी मैं सब्जी खरीदने के लिए गया मार्केट में जाके मैंने सब्जी वाले से भाव पूछा। सब्जी वाले भैया को मैंने पूछा, भैया भिंडी कितने रुपए का? तो सब्जी वाले भैया ने बोला 100 रुपए का 1 किलो। अभी मुझे भिंडी के भाव तो पता नहीं है, तो मैं ऑब्वियसली जो है ले लूंगा। तो यहाँ पे मैं अनअवेयर हूँ मार्केट में, मुझे पता नहीं भिंडी कौन से भाव में। उसने भले प्राइस इंक्रीज किया, मैंने भिंडी खरीद ली। पहली सिचुएशन। अच्छा चलो सर वापस एक दूसरी सिचुएशन से बता दो। सपोज मैं अमीर क्लास का, हायर क्लास का, रिचर क्लास का पर्सन हूँ। रिचर क्लास के पर्सन जो है वो यूटिलिटी और प्राइस को कंपेयर करते हैं। उनको ऐसा रहता है जितनी हम महंगी चीज़ खरीदेंगे ना उतनी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। हम भी लोअर क्लास और मिडिल क्लास वाले कंपेयर करते हैं, पर रिचर क्लास वाले जो है वो कैसे कंपेयर करते हैं कि जितना प्राइस हाई रहेगा उतना मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा। तो भले प्राइस बढ़ गया वो परचेज करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज मैं रिचर क्लास में हूँ, मेरा साल का टर्नओवर है 1000 करोड़ रुपीस। चलो 1000 करोड़ रुपीस कम लगा, ज़्यादा लगा 3000 करोड़ रुपीस। तो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं वापस। सपोज मैं रिचर क्लास में शिफ्ट हो गया। अभी मुझे आईफोन का बहुत शौक है। मुझे लगता है आईफोन जितना मैं महंगा लूँगा उतना मेरे स्टेटस को और मुझे अच्छा लगेगा। तो आईफोन की प्राइस जो है वो बढ़ गई। फिर भी मैं आईफोन खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा स्टेटस मेंटेन करने और मैं प्राइस और यूटिलिटी को कंपेयर करता हूँ। तो मैं आईफोन लूँगा और मैं आईफोन परचेज करके उसकी डिमांड कांस्टेंट उतनी ही रखूँगा जितनी पहले लिया करता था। क्लियर हुआ? दूसरे दो एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एग्जाम्पल भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तीसरे एग्जाम्पल में ना हम हमारी नेसेसिटीज़ को कंसिडर करते हैं। अभी तुम बोलोगे सर नेसेसिटी मतलब क्या? नेसेसिटी की डेफिनेशन ईयर्स बाय ईयर्स चेंज होती आ रही है। पहले नेसेसिटी मतलब फूड, एजुकेशन और क्लोथिंग ही हुआ करता था। आज नेसेसिटी मतलब क्या? टेलीविजन तो चाहिए ही, इंटरनेट तो चाहिए ही, स्मार्टफोन तो चाहिए ही। तो उस हिसाब से नेसेसिटी अभी चेंज हो गई है। तो जो ऐसी कुछ नेसेसिटीज़ है, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। मेरे घर में टीवी खराब हो गया और सेम टीवी का मैंने टीवी एकदम न्यू खरीदा था। सेम टीवी जो है वो गलती से मेरे घर वालों से टूट गया, खराब हो गया। सेम टीवी का प्राइस अभी इंक्रीज हो गया है। मैं टीवी खरीदूंगा क्या? हाँ, क्योंकि मुझे उसकी नेसेसिटी है। मुझे लगता है कि वो जरूरी टीवी होना ही चाहिए घर में। तो ऐसे मैंने आपके कुछ 3 एग्जांपल्स दिए। आगे और एक एग्जांपल्स में बोर नहीं होगा तुम लोगों को। आगे थियोरी में थोड़ा सा बोर हो सकता है, पर एग्जांपल्स तो तुम बहुत एंजॉय करते हो। पहले रिकैप करवा लेता हूँ पुराने एग्जांपल। पहले एग्जांपल में मैं सब्जी लेने गया था, अनअवेयर था मार्केट के बारे में। सेकंड एग्जांपल में रिचर क्लास, 3000 करोड़ वाला टर्नओवर था मेरा। तो मैं फिर भी आईफोन खरीदूंगा अगर प्राइस बढ़ा तो। क्यों? क्योंकि मैं प्राइस और यूटिलिटी को कंपेयर करता हूँ। और तीसरे वाले केस में नेसेसिटी जो कि चेंज हो गई है। ठीक है, अभी चौथा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मुझे लगता है कि फ्यूचर में आगे जाके कुछ चीज़ों का भाव बढ़ने वाला है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं घर पे आया ऑफिस से, मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस से घर पे आया मैं, और घर पे आते ही मुझे बीवी ने एक बड़ा सा शौक दिया। क्या? अजी सुनते हो? मैं बोलूँगा क्या है? कल से ना सब्जियों के दाम बढ़ने वाले हैं, उसमें स्पेशली कांदे के। तो मैं बोलूँगा फिर क्या करने का? तो वो बोले अभी तो बजट बढ़ाना पड़ेगा। मैं सोचूंगा क्या करना है। फिर मैं बोलूँगा ठीक है, भले कांदे के भाव बढ़ रहे हैं
हम कांदा अभी से खरीदते हैं ताकि ज़्यादा भाव जब हो जाएगा तब हमारे पास कांदा रहेगा, तो हमको कांदा लेने के लिए हाइयर प्राइस और चार्ज नहीं करना पड़ेगा या फिर हाइयर प्राइस पे नहीं करना पड़ेगा। तो उस वजह से भले आज कांदे का प्राइस बढ़ रहा है, मैं फिर भी कांदा लूंगा। ये 4 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। ये चार एग्जांपल्स में आपको एक बात कॉमन है सब में, प्राइस बढ़ रही है फिर भी मैंने मेरा डिमांड हिलाया नहीं, मैंने मेरा डिमांड कांस्टेंट उतना ही रखा। क्लियर है? तो ये चारों भी जो है वो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस में चारों एग्जांपल्स खड़े होते हैं। कुछ और पॉइंट्स है आगे लॉ ऑफ डिमांड में, पर ये चारों एग्जांपल्स उसमें खड़े रहते हैं। क्लियर हुआ? अभी लॉ ऑफ डिमांड का थियोरेटिकल रीडिंग कर लेंगे। थ्योरी में ठीक है बोर होता है तुम लोग को थोड़ा बहुत, पर थियोरेटिकल रीडिंग करना क्यों जरूरी है? एक भी वर्ड अगर तुमको समझा नहीं ना तो पूरे कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, और अगर पूरा कंसेप्ट तुम्हारा प्रॉपर नहीं ना तो इंस्टीट्यूट तुमको कंसेप्ट बेसिस पे ही जज करने वाली, तो तुमको एग्जाम में आंसर गेस करते नहीं आएगा। ये एमसीक्यू है, 4 गोले में से 1 गोले करना वैसा नहीं होता है। तुमको कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। और हाँ, तुम्हारा इकोनॉमिक्स नेक्स्ट इंटरमीडिएट लेवल में भी तुमको इकोनॉमिक्स है, प्लस तुम्हारा इकोनॉमिक्स बाकी के सब्जेक्ट में भी तुमको हेल्प करेगा। क्लियर है? तो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, हाईलाइट करके रखा है। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैंने हाईलाइट इंस्टीट्यूट का मटेरियल रीयूज करने के लिए नहीं किया है, मैंने सिर्फ हाईलाइट इसीलिए किया है ताकि तुमको जो है वो मेन पॉइंट्स पता रहे ना। मैं इसकी कॉपीज बना के सर्कुलेट करता हूँ, तो मेरा कोई भी पर्पज नहीं कि इंस्टीट्यूट की कॉपीराइट को हार्म करूँ। मेरा सिर्फ पर्पज क्या है, एग्जाम्पल्स देके बच्चों को अच्छे से अच्छा नॉलेज दूँ। क्लियर एकदम? चलो आगे स्टार्टिंग करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन से। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, other things being equal, more of a commodity will be demanded at a lower price than at higher prices। अरे ये सब किधर तो पढ़ा हुआ लग रहा है सर। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा हुआ है ये। ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड होगी लोअर प्राइस पे। मैंने लॉ ऑफ डिमांड में 1000 बार यही तो एक्सप्लेन किया था, यही तो रिपीट किया था। पर कुछ चीज़ें हैं जिसमें लॉ अच्छा नहीं होल्ड करता, मतलब क्या प्रॉपर बैठता नहीं। हेड्स और टेल्स जैसे होता है ना, वैसे लॉ ऑफ डिमांड कुछ इसमें अप्लाई होता है, कुछ इसमें नहीं होता है। The law of demand is valid in most cases. However, there are certain cases where this law does not hold good. कुछ केसेस है जहाँ पे लॉ नहीं प्रॉपर बैठता। The following are the important exceptions to law of demand। सर ये इंपॉर्टेंट है क्या आंसर? हाँ इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन सा एंगल से? तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर? पहला है कॉन्स्पिशियस गुड्स। इनको अपन आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू भी बोल सकते हैं या फिर स्नॉब अपील भी बोल सकते हैं। ये मैंने जो एग्जांपल दिया था, कौन से रेंज का एग्जांपल था वो इतना मत ध्यान दो, पर मैंने एग्जांपल एक दिया था। जो एग्जांपल में मैंने तुमको बोला था कि मैं 3000 करोड़ मेरा टर्नओवर है, मैं रिचर पर्सन हूँ, और रिचर पर्सन हूँ तो इसीलिए मैं आईफोन खरीदूंगा भले उसकी प्राइस हाई हो जाए, मुझे उसका प्रेस्टीज है। सीए के फैकल्टी में मुझे नहीं पता क्यों, पर आईफोन्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। सीए रहा तो उसके पास आप आईफोन जनरली देखोगे, तो अमीर लोगों की निशानी होती है। तो इनको अपन आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीजियस वैल्यू भी बोल सकते हैं और स्नॉब अपील भी बोल सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू और स्नॉब अपील और आर्टिकल्स ऑफ कंस्पिशियस कंजम्पशन आर डिमांडेड ओनली बाय द रिच पीपल एंड दीज आर्टिकल बिकम मोर अट्रैक्टिव इफ देयर प्राइसेस गो अप। ऐसा क्यों होता है सर? प्राइसेस बढ़े तो भी लोग क्यों डिमांड करेंगे? उसके पीछे का रीजन बेटा ऐसा है कि ये जो गुड्स है, ये गुड्स अमीर लोगों को ऐसा लगता है कि जितना हाई प्राइस करेंगे उतनी मुझे यूटिलिटी ज़्यादा रहेंगे। बहुत बार लोग कैसा मेंटालिटी रखते हैं कि जितना महंगा चीज़ ना उतना क्वालिटी अच्छा रहेगा, तो उस वजह से भले उसका प्राइस बढ़ा तुम वो गुड्स परचेज करोगे, उल्टा उसका डिमांड बढ़ने के चांसेस है क्योंकि ज़्यादा रिचर लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आगे, दिस वॉज फाउंड आउट बाय वेबलन नाम के बंदे ने ये फाइंड आउट किया था in his doctrine of conspicuous consumption, and hence this effect is called as Veblen effect or prestige goods effect. Veblen effect takes place as some consumer measure the utility of a commodity by its price। मैं तुमको बोला था प्राइस और कमोडिटी की यूटिलिटी का मैं कंपैरिजन करूंगा। मुझे क्या लगेगा जितना प्राइस ज्यादा उतना यूटिलिटी ज्यादा होगा, पर ऐसा है क्या? एक्चुअल में कुछ लोगों के लिए ऐसा हो भी सकता है क्योंकि यूटिलिटी अपन सीखे सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आगे, hence this effect is called Veblen effect or prestige goods effect। Veblen effect takes place as some consumers measure, ये अपना डिस्कस हो गया अभी, some consumer measure the utility of a commodity by its price। that is, if the commodity is expensive they think that it has got more utility। expensive है तो वो utility बहुत ज़्यादा रहेगा। as such they buy less of this commodity at low price and more of that at high price। इसका लेस परचेज करेंगे लोग जब प्राइस
ड्रॉप डाउन हो जाएगा और हाई प्राइस पे ये लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। क्लियर हुआ? एकदम सिंपल था एकदम। अभी ऐसे केसेस में ना अमीर लोगों के ऊपर टारगेट किया जाता है, ऐसे लोग जो प्राइस इनसेंसिटिव होते हैं। ये मार्केट जनरली प्राइस इनसेंसिटिव वालों के लिए होता है। डायमंड्स आर ऑफन गिवन एज एन एग्जांपल ऑफ दिस केस। डायमंड ये केस का बेस्ट एग्जांपल है। मैंने तुमको आईफोन वाला भी एग्जांपल दिया। हायर द प्राइस ऑफ डायमंड्स, हायर इज प्रेस्टीज वैल्यू अटैच टू देम एंड हेंस हायर इज द डिमांड फॉर देम। जितना प्राइस हाई उतना उसका प्रेस्टीज वैल्यू ज्यादा और उतना उसको डिमांड ज्यादा होगा। सेकेंड, गिफन गुड्स। मुझे लगता है कि तुमको शायद 12th में क्लियर नहीं हुआ होगा, तुम्हारे पास अब भी टाइम है क्लियर करके लेने का। मैं बताऊंगा तुमको, डोंट वरी। सपोज इन्होंने बहुत अच्छे एग्जांपल से एक्सप्लेन किया, मैं इनका एग्जांपल रेफर करता हूँ। सपोज एक बंदा फॉरेन में, लोगों को ब्रेड और मीट खाने की आदत होती है साथ में। सपोज मैं अभी ब्रेड और मीट का, अभी हर एक को ना अपने खाने का एक अंदाजा रहता है कि खाने का बजट कितना लगने वाला है। सपोज मैंने ब्रेड और मीट का बजट डिसाइड करके रखा। अभी मीट जो होता है वो महंगा होता है, ब्रेड जनरली सस्ता होता है, ठीक है। अभी मेरा बजट तो फिक्स है मंथ टू मंथ। सपोज कोई भी रीजन से ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो गया तो मैं क्या करूंगा, अभी मुझे तो भूख मिटानी है, बजट भी उतना ही रखना है। ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो गया और साथ में मीट जो है वो महंगा है, तो मैं क्या करूंगा, मीट कम कर दूंगा और ब्रेड बढ़ा दूंगा। एकदम सिंपल है, मीट कम कर दूंगा और ब्रेड बढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक तो भूख मिटानी है मेरी और मेरा बजट फिक्स्ड है, मुझे बजट ज्यादा से इफेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं जो है वो ब्रेड पे शिफ्ट हो जाऊंगा, भले ब्रेड की प्राइस इंक्रीज हो गई। क्लियर है? एकदम सिंपल था एकदम। वापिस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कोई बंदा ब्रेड और मीट खा रहा है, उसका खाने का बजट जो है वो फिक्स है कि मंथली मुझे इतना खाने के लिए लगता है, इतने पैसे का, तो उसका बजट रफली एक एस्टिमेट फिक्स है। ब्रेड और मीट खा रहा है वो, उसको उसकी भूख मिटानी है, तो अभी वो भूख मिटाने के लिए ब्रेड फिर भी परचेस करेगा। क्यों? क्योंकि उसका बजट मीट परचेस करने से बढ़ जाएगा ज्यादा से, ब्रेड परचेस करने से इतना नहीं बढ़ेगा क्योंकि ब्रेड सस्ता होता है जनरली। क्लियर हुआ? आगे, सर रॉबर्ट गिफन, ये गिफन नाम के बंदे ने, सर रॉबर्ट गिफन ने ये डिस्कवर किया था। स्कॉटिश था वो। अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड statistician was surprised to find out that as the price of bread increased, the British workers purchased more bread and not less of it. अभी तुमको उसका रीजन बोला, क्यों ऐसा? क्योंकि मेरा बजट फिक्स्ड है, नंबर 1, और दूसरा मीट का जो प्राइस है वो हायर है ब्रेड से, तो मैं सस्ती वाली चीज का कंजम्पशन बढ़ाऊंगा ना, भले उसका प्राइस बढ़ा तो भाई मैं दिमाग लगाऊंगा ना मेरा। क्लियर हुआ? आगे, why did this happen? क्यों हुआ ये? The reason given for this is that when the price of bread went up, it caused such a large decline in the purchasing power of the poor people that they were forced to cut down the consumption of meat. साथ में मीट खाते थे, अभी उनका परचेजिंग पावर जो है, इनकम उतना ही है उनका, अपन क्या अज्यूम करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में, इनकम से, तो उनका इनकम उतना ही है, परचेजिंग पावर जो है उनका कम हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो मीट खाना कम कर देंगे और ब्रेड खाना बढ़ा देंगे। समझ में आया? आगे, they were forced to cut down the consumption of meat and other expensive foods since bread, even when its price was higher than before, highlight किया है मैंने, important है, was still the cheapest food article। यहाँ पे तुम्हारा राज छुपा है, cheapest food article है। cheapest food article, people consume more of it and not less when its price went up। ज्यादा कंज्यूम किया लोगों ने, भले प्राइस बढ़ा तो भी। आगे, such goods which exhibit direct price demand relationship are called given goods। अभी जनरली लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से इनडायरेक्ट होता, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया। जनरली दोज गुड्स विच आर इंफीरियर, इनको इंफीरियर गुड्स भी बोलते हैं। ऊपर से वेबलन इफेक्ट था कॉन्स्पिशियस गुड्स को, प्रेस्टीज वैल्यू था, स्नॉब अपील था और वेबलन इफेक्ट था, यहाँ पे इनको बोलेंगे इंफीरियर गुड्स। सच गुड्स विच एग्जिबिट, ये हो गया अपना, जनरली दोज गुड्स विच आर इंफीरियर विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स easily available and which occupy a substantial place in consumers budget are called given goods। ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे सब्सटैंशियल बजट नहीं हाईलाइट किया है, पर तुम लोग हाईलाइट करके रखो, सब्सटैंशियल प्लेस इन कंज्यूमर्स बजट। अभी इन्होंने क्या बोला है, एक तो इंफीरियर गुड को कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, जनरली लोग फॉरेन में ब्रेड ही खाते, रोटी वगैरह नहीं खाते ज्यादा, और दूसरा मेरे जो बजट का मैक्सिमम प्लेस है खाना ही ले जाएगा। अभी खाने में भी स्पेशली ब्रेड सस्ता है तो मैं ब्रेड ज्यादा खरीदूंगा, तो उस वजह से मेरे बजट का मैक्सिमम इससे चलता है, तो उस वजह से मैं ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हुआ तो भी ब्रेड डिमांड करूंगा।
सिंपल था अब तक, बहुत ही ज्यादा सिंपल, कोई भी अलग लॉजिक नहीं है। समझ में आया? सिर्फ इधर एग्जांपल फॉरेन का दिया है। and which occupy a substantial place in consumers budget are called giffen goods. All giffen goods are inferior goods. हर giffen goods जो होता है वो inferior goods होता है, but all inferior goods are not giffen goods. Underline, हर inferior good giffen good नहीं होता है। giffen good कब? जब प्राइस बढ़ेगा तो भी मैं डिमांड बढ़ाऊंगा, और क्या है, मेरे बजट का मैक्सिमम वो लेके जाना चाहिए, और एक कंडीशन क्या है, उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। आगे, Moreover, the concept of inferior good is related to the income of the consumer. इनकम के हिसाब से है, उसका इनकम लेवल ऑफ इनकम जो भी रहेगा उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा ना, चीप गुड कौन सा और महंगा गुड कौन सा, इंफीरियर कौन सा और सुपीरियर। इंफीरियर मतलब क्या, सस्ता वाला गुड। आगे, Moreover, the concept of inferior good is related to income of the consumer, that is quantity demanded of an inferior good falls as income rises. इनकम बढ़ी तो इंफीरियर गुड्स लोग छोड़ते जाएंगे, सस्ती चीजें छोड़ते जाएंगे ना लोग, महंगी चीजें खरीदेंगे। Income of the consumer, moreover the concept of inferior goods is related to the income of the consumer, that is quantity demanded of an inferior good falls as income rises, price remaining constant as against the concept of giffen goods which is related to the price of product itself. ये भी मैंने हाईलाइट करा नहीं है, तुम हाईलाइट कर सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि इंफीरियर गुड्स दूसरी चीज से भी अफेक्ट होते हैं, इनकम लेवल से। मेरा इनकम लेवल शिफ्ट हुआ, मैं कुछ इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन छोड़ दूंगा, भले उसका प्राइस कांस्टेंट रहा, तो एक गिवन गुड्स के अपोज में गया ना, तो इस वजह से इंफीरियर गुड्स जो है वो सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। आगे, एग्जांपल्स ऑफ गिवन गुड्स आर कोर्स ग्रेन्स लाइक बाजरा, लो क्वालिटी राइस एंड व्हीट। कौन से 3 एग्जांपल इंडियन दिए? बाजरा, लो क्वालिटी राइस, लो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, और व्हीट, अपन गेहूं की रोटियां खाते ना, तो उस वजह से ब्रेड रिप्लेस हो गया गेहूं की रोटियों से। अगला है तीसरा, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। एक एग्जांपल मैंने दिया था टीवी वाला। टीवी आजकल फ्रेंड्स नेसेसिटी हो गया है, टीवी तो चाहिए, स्मार्टफोन तो चाहिए, तो भले उनके प्राइसेस इंक्रीज हो, मैं वो खरीदूंगा। अभी आजकल के जमाने में समर में रेफ्रिजरेटर्स भी लेना कंपलसरी हो गया था। क्यों? क्योंकि तुमको चीजें स्टोर करनी, तुम करोगे कहाँ पे, और आज की लाइफस्टाइल ऐसी है कि रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ये सब चाहिए, रूटीन लाइफ का पार्ट हो गया है, तो तुमको ये चीजें खरीदनी है, भले उनका प्राइस इंक्रीज हो जाए। समझा? द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इज अफेक्टेड बाय द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ऊपर वेबलन इफेक्ट था पहला वाला, सबसे पहला वाला वेबलन इफेक्ट था। वेबलन इफेक्ट कौन सा था? कॉन्स्पिशियस गुड्स का। ये कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज है। कॉन्स्पिशियस मतलब जो एक्चुअल में रियलिटी में नेसेसिटी नहीं होती, बट वो नेसेसिटी बन जाती है टाइम तक, टाइम देख के। द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इज अफेक्टेड बाय डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट of the consumption pattern of a social group to which an individual belongs. वो कौन से एक इंडिविजुअल कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, उस पर भी उसकी डिमांड डिपेंड करती है। सपोज मैं हायर इनकम ग्रुप में डिपेंड करता हूं, तो मेरे लिए एलईडी टीवी कंपलसरी। समझ में आया? मैं कौन से लेवल ऑफ ग्रुप को बिलोंग करता हूं, उस हिसाब से मेरी नेसेसिटी डिसाइड होगी। The goods due to their constant usage become necessities of life. Constant यूज करके वो नेसेसिटी हो गए। पहले के जमाने में टीवी नहीं होता तो चलता था, तुम्हारे दादा दादी तुमको बोलेंगे हमारे जमाने में तो टीवी नाम की चीजें हमने बहुत कम देखी थी, तो तब भी उनको नेसेसिटी नहीं था, बट अभी के जनरेशन में नेसेसिटी है। आज ऑनलाइन एजुकेशन भी अभी बढ़ रहा है, मुझे प्राउड है इंडिया पे बोलते हुए कि डिजिटल एजुकेशन की तरफ इंडिया जा रही है, पर अब तुम देखोगे कि धीरे धीरे लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स बच्चों के लिए नेसेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तब वो नेसेसिटी है। आज बहुत सारे घरों में मैंने सुना है कि लैपटॉप्स परचेज किए बच्चों के ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए, या फिर एक घर में 2 बच्चे तो क्लैशेस होते थे, तो ये धीरे धीरे नेसेसिटी में कन्वर्ट हो गया, तो उस वजह से ये तो लेना ही है। ऐसा वाला जो फंडा हो गया वो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, तो उसमें भले प्राइस इंक्रीज हो। अभी लैपटॉप वाला भी प्रॉफिट देखेगा उसका, वो प्राइस बढ़ा देगा, वो बोलेगा कि अभी खरीद रहे ना लोग ज्यादा, अभी भाव खा लेगा, तो उस केस में भी लोग खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि अभी धीरे धीरे नेसेसिटी होते जा रहा है। बच्चे लैपटॉप पे नहीं देखेंगे लेक्चर्स, तो उनका स्टडी मिस होगा, बाकी कुछ नहीं। आगे, फॉर एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट प्राइसेस ऑफ टेलीविजन सेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स, कुकिंग गैस भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कूलर भी, गर्मी के दिनों में कूलर तो चाहिए ही, तो वो वाला जो फंडा हो गया वो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी है। Coolers, cooking gas, etc. have been continuously rising. Their demand does not show any tendency to fall. Demand कम ही नहीं होती है। समझा? आगे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस मैंने तुमको बोला था, अगर कांदे वाला एग्जांपल, फ्यूचर में कांदे का भाव बढ़ने वाला है, तो मैं आज ही कांदा ज्यादा परचेस करके रखूंगा ताकि हाई प्राइस पे मुझे कांदा खरीदना ना पड़े।
It has been observed that when the prices are rising, households expecting that prices in future will be still higher tend to buy larger quantities of such commodities. एक एग्जांपल, लॉकडाउन के टाइम पे जब स्टार्टिंग में एकदम इनिशियल स्टेज पे जब आया था, तब लोगों को लगा था कि अभी सब बंद होने वाला है, तो सब चीजों के भाव इंक्रीज हो जाएंगे, तो लोगों ने जो नेसेसिटी चीजें हैं, जो भी तुम्हारा घर का राशन वगैरह है, वो ज्यादा परचेज किया। तभी प्राइस बढ़ रहा था थोड़ा थोड़ा, पर तभी भी ज्यादा परचेज किया। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि आगे जाके और बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज वाइड स्प्रेड ड्रॉट, पीपल एक्सपेक्ट दैट प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स राइज इन फ्यूचर। लोगों को लगता है कि फूड ग्रेन्स का प्राइस हाई होगा, तो भी वो खरीदेंगे आज इंक्रीजिंग प्राइस में। दे डिमांड ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स एज देयर प्राइस राइज। हाउएवर इट इज टू बी नोटेड दैट हियर इट इज नॉट द लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं है which is invalidated, but there is a change in one of the factors which has held constant. जो अपन ने कांस्टेंट रखा था, यहाँ पे वो फैक्टर चेंज हो गया है। कौन सा? एक्सपेक्टेशन लोगों के कि फ्यूचर प्राइस चेंज होगा कि नहीं, वो यहाँ पे हिल गया, जिसकी वजह से लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक कर दिया और लोगों ने ज्यादा परचेज किया। विच वॉज हेल्ड कॉन्स्टेंट while deriving the law of demand, namely change in the price expectations of people. क्लियर हुआ? एकदम सिंपल था। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसका एक रिकैप कर लेते हैं। कॉन्स्पिशियस गुड्स सबसे पहले, स्नॉब अपील वाले या फिर प्रेस्टिजियस वैल्यू वाले। फिर पढ़ा था गिफन गुड्स, ब्रेड और मीट। पहले वाले में आईफोन का एग्जांपल, ब्रेड और मीट का। फिर थर्ड वाले में कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, ये तो जरूरी ही है, वो वाले गुड्स। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पढ़ा है। अभी हम लोग लास्ट के आपके कुछ बाकी है एक्सेप्शंस, पेशेंटली सुनिए आगे। द लॉ हैज बीन डिराइव्ड अज्यूमिंग कंज्यूमर्स टू बी रैशनल। अभी लॉ क्या अज्यूम करेगा कि रैशनल है और मार्केट का नॉलेज है। मैंने मेरा एग्जांपल लिया था ना, मार्केट में भिंडी लेने को गया 100 रुपए में, तो भले ये इरेशनल प्राइस चार्ज की है, मुझे मार्केट का नॉलेज नहीं तो भी मैं खरीद लूंगा, प्राइस भले हाई है मैं खरीद लूंगा। द लॉ हैज बीन डिराइव्ड अज्यूमिंग कंज्यूमर्स टू बी रैशनल एंड नॉलेजेबल अबाउट मार्केट कंडीशंस। However, at times consumers tend to be irrational. कभी कभी कंज्यूमर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। जब लॉकडाउन में बोला कि अल्कोहल की दुकान खुल गई, सपोज अल्कोहल वाले ने प्राइस बढ़ाया, तो भी लोग इंसेन हो जाएंगे, नहीं जमेगा उनको, भले कितना भी प्राइस बढ़ा, भाई बाटली तो चाहिए। तो उस हिसाब से लोग जो है वो कंजम्पशन पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, इरेशनल होके भले प्राइस हाई है उसकी डिमांड भी हाई कर देंगे। However, at times consumers tend to be irrational and make impulsive purchases without any rational calculation. Calculation नाही करते बैठेंगे तभी हो पाहिजे ना, म्हणून मग घ्यायचं असं. Any rational calculations about the price and usefulness of the product and in such context the law of demand fails. ऐसे चीजों में law of demand fail हो जाता है. और एक चीज मैंने एक एग्जांपल, दो चीजों के एग्जांपल्स नहीं दिए थे, ये वो दो चीजें, ये दो चीजों के एग्जांपल्स बोल देता हूँ। पहला नेसेसरीज, अभी अपन ने ऊपर कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज देखा, अभी हम लोग नेसेसरीज देखेंगे। जो चीज़ें नेसेसरी है, फूड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, गैस हो गया, हम परचेज करने ही वाले हैं भले भाव बढ़ जाए। बीच में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि हम सब्सिडी निकालने वाले, कितने लोगों ने गैस लेना बंद कर दिया? एक ने भी नहीं किया होगा। क्यों? लोगों ने भले कंजम्पशन कम कर दिया पर बंद नहीं किया, डिमांड को अफेक्ट नहीं हुआ, फिर भी लोगों ने परचेज किया। क्यों? क्योंकि वो नेसेसरी है। समझ में आया? आगे, the law of demand does not apply much in case of necessaries of life, irrespective of price changes. People have to consume the minimum quantity of necessary commodities. Necessary commodities के कुछ units तो लेने ही पड़ेंगे. Similarly, in practice, a household may demand larger quantity of a commodity even at a higher price because it may be ignorant of ruling price of the commodity. एक household तभी भी प्राइस दी हुई प्राइस पे खरीद लेगा जब वो इग्नोरेंट रहेगा एक्चुअल प्राइस कमोडिटी की। एक्चुअल प्राइस जो है वो गवर्नमेंट कभी कभी डिसाइड करता है, कभी कभी मार्केट डिसाइड करता है, तो कभी कभी लोग इग्नोरेंट होके वो चीज़ें खरीद लेंगे, तो वो केस में लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक हो जाएगा। मेरा जो एग्जांपल मैंने तुम लोग को दिया था कि मैं इग्नोरेंट था मार्केट के बारे में। आगे, अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द लॉ विल नॉट रिमेन वैलिड। फॉर एग्जांपल, फूड, पावर, वाटर, गैस, ये चारों एग्जांपल्स मैंने अभी तुमको दिए। स्पेक्युलेटिव गुड्स थोड़ा सा समझने के लिए ज़्यादा इजी मैं तो बोलूँगा, रीज़न बिहाइंड इट। शेयर मार्केट में भले प्राइसेस बढ़ते रहे, स्टॉक मार्केट में भले प्राइसेस बढ़ते रहे, लोग फिर भी खरीदेंगे, मतलब खरीदेंगे। जिनको शेयर मार्केट की लत है वो तो खरीदेंगे, हाई प्राइस पे खरीदने का वो सोचेंगे हाईयर प्राइस पे और बेच दूंगा, तो इस वजह से लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे होल्ड नहीं होता है। इन स्पेक्युलेटिव मार्केट, पर्टिकुलरली इन द मार्केट फॉर स्टॉक्स एंड शेयर्स,
more will be demanded when the prices are rising and less will be demanded when prices are declining. लोगों को लगेगा कि प्राइस कम होते गए ना शेयर के और कम हो जाएंगे। और हर्षद मेहता वाला केस अगर तुमको पता नहीं तो हर्षद मेहता के केस में बहुत सारा घपला हुआ था शेयर मार्केट में, तो लोगों को लगेगा कि इतना डाउनफॉल आ जाएगा शेयर के प्राइस में कि हम अभी भरे उतरते हुए प्राइस पे खरीद रहे, पर आगे जाके और कम होंगे और हमें नुकसान में वो शेयर्स बेचने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? द लॉ ऑफ डिमांड विल ऑल्सो फेल इफ, और आगे केसेस दिए, इफ देयर इज एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन अदर फैक्टर्स। बाकी के जो फैक्टर्स अपन ने सीटीरस पेरीबस, सिटी बस में बैठ के परी आई है, परी नाम की लड़की सिटी के बस में बैठ के आई है, सीटीरस पेरीबस अजम्पशन जो हमने यूज किए थे वो अगर चेंज हो गए तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड विल also fail if there is any significant change in other factors on which demand of a commodity depends. Determinants are if there is a change in income of the household, अपन ने इनकम पढ़ा था, और प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज ये भी पढ़ा था, और इन टेस्ट एंड फैशंस एक्सेट्रा द इनवर्स डिमांड एंड प्राइस रिलेशन मे नॉट होल्ड गुड। इनवर्स नहीं रहेगा उस केस में, डायरेक्ट रहेगा। वापस रिवाइज कर लेते कौन कौन सी चीजें थी, एक बार सब हेडिंग्स देख लेते। कॉन्स्पिशियस गुड्स, स्नॉब अपील वाले या प्रेस्टिजियस गुड्स, जिससे प्रेस्टीज हार्म होता है। गिफन गुड्स, ब्रेड और मीट वाला एग्जांपल, बजट उतना ही, मीट ब्रेड का प्राइस भले बढ़े, मैं मीट एक बार कंज्यूम करना कम कर दूंगा पर ब्रेड उतना ही रखूंगा। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज जो अभी रेगुलर हो गए हैं, जो मैं रोजाना की इसमें खरीदूंगा ही, वो टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। और कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज किस पे डिपेंड करता है? लेवल ऑफ ग्रुप, कौन से लेवल में हो, कौन से इनकम लेवल के ग्रुप में हो। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, लोगों को लगा प्राइस बढ़ने वाले तो भी लोग खरीदेंगे इंक्रीजिंग प्राइस पे। फिर आगे रैशनलिटी जो है वो ब्रेक हो गए, लोग इरेशनली, वो अल्कोहल वाली दुकान का एग्जांपल लिया था वो 5 हो गए। 6 है डिमांड फॉर नेसेसरी का अब भी डिस्कस हुआ, ऐसी कमोडिटीज जो नेसेसरी है। फिर लास्ट में स्पेक्युलेटिव गुड्स, और लास्ट में उन्होंने बोला अगर एक भी डिटर्मिनेंट चेंज हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट होल्ड गुड। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो तुम लोग को मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया ना तो लाइक बटन हिट कर दो, और आज के जो सेशन में ये अपलोड कर रहा हूँ उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ सर बहुत ही बढ़िया लगा, मज़ा आ गया, सब समझ में आया। कुछ सजेशंस भी रहेंगे तो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो वो सजेशंस के साथ मैं आगे और इम्प्रूवमेंट्स लेकर आऊँगा लेक्चर्स में। मुझे पक्का पता है कि तुमको सब कंसेप्ट समझे हैं अब तक के, प्रॉपरली तुम्हारा रिवाइज भी हो रहा है। ये लेक्चर इतने जनों तक फॉरवर्ड करो, जितने जन मतलब उन जनों तक फॉरवर्ड करो जो जनों की स्टडी लॉकडाउन की वजह से स्टॉप है, और क्या है वो स्टडी नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियली साउंड नहीं, या फिर कोई भी रीज़न है वो स्टडी नहीं कर पा रहे, या फिर जिनको रिवीजन चाहिए उनको फॉरवर्ड कर दो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जनों को इसका बेनिफिट मिले। इसका कोई भी चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये लेक्चर्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर एज पर अवर शेड्यूल प्लान अपन रिलीज करेंगे यूट्यूब पे ही, तो इंतज़ार करना बेसब्री से मेरे लेक्चर का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे होप स्टे सेफ।